बट अगर मान लीजिए वो भी, अगर जो आपने कंडीशन बताई है उसमें कभी कभी आईटीआर नहीं भी भरी हो, तो कोई यूनिवर्सिटी, जो सबसे ज्यादा मेजर बच्चा जहां पे लैग करता है या फिर बिजनेस फैमिलियां लैग करती हैं, वो ये है कि अब क्या पता वो क्राइटेरिया 15 लाख हो जाए, यूनिवर्सिटियां 15 लाख मांगने लगे। हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हर्ष और आज हम फिर एक बार दोबारा आरपीजी के ऑफिस में आए हैं राइजिंग आर्क। आज हम इनसे पूछेंगे बिजनेस इनकम, जिनकी भी बिजनेस इनकम है पेरेंट्स की, उनका क्या होगा। लास्ट हमने एग्रीकल्चर और जितने भी जॉब, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके बारे में पूछा था। आज मेनली कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों के जो बिजनेस भी करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किराने की शॉप हो, चाहे कोई आपकी बड़ा बिजनेस हो, फैक्ट्रीज हो। तो उनमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उनके क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो उसके लिए आज हम जानेंगे आरपीजी से कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं उन बच्चों के पास जिनकी इनकम कम है, बहुत ज़्यादा है, जो आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हैं, जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों के जवाब आज हम अर्पित निगम जी से लेंगे। तो अर्पित जी बताइए, आज आप शुरू कीजिए। मैं शुरू होने के पहले मैं सारे व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि हमारी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। पहले तो इनके सपोर्ट से ही मैं और वीडियो बनाने के लिए इच्छा भी करता हूँ, और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि ये दरअसल, क्योंकि बिजनेस ना बहुत वेरी करते हैं। एक मूंगफली बेचने वाला भी बिजनेसमैन है, तो एक आदमी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी बिजनेसमैन है। तो ये एक बड़ा वेरिएशन है इसमें। तो इसमें अगर मैं स्टार्ट करूं सबसे पहले पॉइंट से, जो सबसे ज्यादा मेजर बच्चा जहां पे लैग करता है या फिर बिजनेस फैमिलियां लैग करती हैं, वो ये है कि बिजनेसमैन की इनकम अगर 50 लाख है, 60 लाख भी है, तो वो 7 लाख के ऊपर की आईटीआर नहीं बनता। ये एक बड़ी समस्या है सबसे बड़ी। तो और इसके साथ साथ एक पॉइंट उसका और भी एडेड है कि बिजनेस फैमिलीज में मैक्सिमम टाइम पे जो वाइफ होती है वो हाउस वाइफ होती है। तो आप समझ लो अगर 12 लाख की इनकम की रिक्वायरमेंट है, तो जो हस्बैंड की आईटीआर है वो है 7 लाख रुपए की, वाइफ है हाउस वाइफ। अगर और ये बिजनेस वाले एफडी उफडी भी नहीं बनाते, बहुत है ये, इनकी जो एफडी मिलेगी आपको 6 महीने पुरानी मिलेगी बस, क्योंकि उसने बच्चे के पर्पस के लिए बना दी है। तो पिछले साल की इंटरेस्ट इनकम भी नहीं आती इसमें। तो ये एक सबसे मेजर फ्लॉ है, जो मुझे, अगर मान लो 10 प्रोफाइल आई है, अगर 10 प्रोफाइल आती है, तो 10 में से 10 मतलब फ्लॉ वाली जिसमें प्रॉब्लम है, तो 10 में से 6 8 8 की यही प्रॉब्लम होती है। तो इनमें ये भी होता है बेसिकली, जैसे बिजनेस इनकम्स होती हैं जिनकी आईटीआर का तो चलो आपने बता दिया कि फंड्स कम भरते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीजें होती हैं जो फ्लॉज होते हैं आईटीआर में और आपको कवर करने पड़ते हैं। देखो, जो मेजर फ्लॉ आता है इनका ये आता है कि पता चला इन्होंने बिजनेस करते हैं, बिजनेस जेन्युइन है। मैं आपको खुद कहूंगा कि मैक्सिमम लोग जो बिजनेस वाले मुझे मिलते हैं, बिजनेस उनका जेन्युइन होता है। कभी कभी बिजनेस घर से कर रहे होते हैं, रजिस्ट्रेशन, हाँ, हाँ। घर से बिजनेस है, बिजनेस घर से है, तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है उस बिजनेस का। अब बिजनेस विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन बिजनेस कंसिडर थोड़ी ना किया जाता है। हाँ, आपको बिजनेस यहाँ पे क्या है, देखो एग्जाम्पल, मैं बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आप अगर एग्जाम्पल आज अपना घर बनवाने जाओ, ठीक है, आपको अगर ईटे, मतलब एग्जाम्पल हो कि आपको टाइल का काम कराना है, मतलब टाइल वाला बंदा, कांच वाला बंदा, लोहे वाला बंदा, कारपेंटर, इनके कोई ऑफिस ऑफिस होते भी नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। तो पीओपी वाले बंदे का कोई काम होता है, मतलब काम तो बहुत मोटा है, काम बहुत मोटा है, पैसे बहुत है इनके पास, पर कोई ऑफिस नहीं होता, या फिर ऐसे ही घर से काम चल रहा होता है। तो मैं कह रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप घर पे भी ऑफिस बना सकते हैं, बोर्ड लगा सकते हैं, बोर्ड लगाओ, बिजनेस रजिस्ट्रेशन बनवाओ। अब क्या होता है कि ऐसे लोग बिजनेस रजिस्ट्रेशन में एमएसएमई बनवा लेंगे। अगर मैं बोलूंगा जी बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए, कहेंगे जी एमएसएमई बनवाया जी, कितने महीने, कितने दिन पुराना है, कब का है, 2 महीने पुराना। 2 महीने पुराना एमएसएमई एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एमएसएमई है आपके पास, उसकी वैलिडिटी मोर देन 2 ईयर्स या 2.5 ईयर्स की है, तो वो एक्सेप्टेबल है, आराम से कंसिडर हो जाएगा। पर अगर रीसेंट है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और एमएसएमई इज नॉट द ओनली डॉक्यूमेंट, इसके अलावा भी हर जो प्रोफेशन है सबका, उसके रिलेटेड अलग अलग डॉक्यूमेंट आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लो, कि मैं एग्जाम्पल ही देता हूँ कि जो एक बड़ा नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट है जो पंजाब में बहुत चलता है या फिर हर जगह चलता है, वो एफएनबी डॉक्यूमेंट होता है। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, ये आपको लेबर ऑफिस वाले देते हैं। ये आपको चाहिए होता है जो अगर आपको नॉर्मल शॉप रन करनी है तो एमएसएमई ही सिर्फ किसी के पास हो, जैसे कुछ मैं जैसे स्टेशनरी ले लो आप। हाँ, किसी का ऐसा काम है जिसका सेल परचेज नहीं है, जीएसटी नहीं है उसके पास, नहीं है, जीएसटी तो एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट हो गया, हाँ, पर वो सिर्फ उसके पास एमएसएमई है, तो
क्या उसे भी एक बिजनेस कंसीडर किया जा सकता है? किया जा सकता है, बस एमएसएमई पुराना हो, उसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी हो। आईटीआर हो, आईटीआर पे जो फर्म का नाम है उसी फर्म के नाम की आपका एमएसएमई होना चाहिए। इसके अलावा करंट अकाउंट भी चाहिए आपका, सरकारी या प्राइवेट बैंक में दोनों में चल सकता है। चालू खाता, जो बिजनेस का चालू खाता या करंट अकाउंट बोलते हैं, वो होना चाहिए। और सिर्फ अकाउंट होने से नहीं होता, आपकी उसमें ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए। और कई कई यूनिवर्सिटियां वो 6 महीने की स्टेटमेंट नहीं, एक एक साल की स्टेटमेंट मांग लेती है करंट अकाउंट की। ये अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो किसी किसी कंडीशन में, अगर कई कई कंडीशन ऐसी भी मैंने देखी है कि आपकी जो रिसेंट आईटीआर भी होती है, जैसे कई लोग आईटीआर फाइल नहीं करते, बट इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे रिसेंटली मेरे पास केस आया था कि करंट अकाउंट भी है, एमएसएमई भी बना हुआ है, तो आईटीआर नहीं भरते। मैंने ऐसे कैसे हो गया? तो बताया कि यार पहले एक बार 2020 में आईटीआर भरी थी कोविड के टाइम पे, तब हमें वो चाहिए था, लिमिट चाहिए हुई थी, बिजनेस लिमिट। तो आईटीआर भी भर दी थी, करंट अकाउंट भी खुल गया, लिमिट भी मिल गई, और एमएसएमई भी बैंक वालों ने बनवा दिया। तो उस बच्चे के पास लकली वो डॉक्यूमेंट थे, आईटीआर नहीं दिया। देखो सबसे मेन पॉइंट जो बिजनेस का है वो तो आईटीआर ही है। बिजनेस इनकम वाला अगर आईटीआर नहीं भर रहा है फिर तो उसके लिए तो कोई डॉक्यूमेंट बना नहीं। तो पर हमने इतने सपोर्टिंग एविडेंस यूनिवर्सिटी को दिए कि भैया देखो इतने पुराने पुराने 6-6 साल पुराने करंट अकाउंट है, लिमिट भी मिली हुई है, एमएसएमई पुराना, तो उन्होंने रिसेंट आईटीआर कंसिडर कर लिया। जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे हाँ। आपका बिजनेस है, ऐसे ऐसे लोग तो फिर भी नॉलेजेबल हैं, उन्हें पता है कि हमें थोड़ी बहुत तो आईटीआर भरवानी है। अब कोई गोलगप्पे वाला है, हाँ वो तो आईटीआर नहीं भरवाएगा। 20 हाँ रुपए की 50 रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है। इन, कोई छोटा डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोल के बैठा है, वो भी नहीं भरवाता हाँ आईटीआर हाँ, वगैरह। नहीं नहीं नहीं। तो उनकी इनकम कौन कहता? पर उसके पास जीएसटी होगा, हम्म। वो रजिस्टर करवा रखा होगा उसने, पर उसके पास नहीं होगी आईटीआर। आईटीआर होगी, कम अमाउंट की होगी, बहुत कम अमाउंट की होगी, या जो नहीं पढ़े लिखे हुए वो नहीं भरवाते हैं कई बार। देखो भाई, मैं देखो आईटीआर तो चलो 70% तो मैं बोलूंगा कि शहरों में रहने वाला बंदा आईटीआर तो भरवा लेता है। पर जो छोटी लोकेशन में रहते हैं लोग, वहां पे थोड़ा पंगा होता है कि नहीं भरवाते हैं। बट अगर मान लीजिए वो भी, अगर जो आपने कंडीशन बताई है उसमें कभी कभी आईटीआर नहीं भी भरी हो, तो कोई यूनिवर्सिटी रिसेंट आईटीआर एक्सेप्ट कर लेगी, कर लेती, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होती है। आज के कंडीशन पे नहीं है कोई, ठीक है, या फिर कभी ना कभी आती रहती है, आज नहीं है पर कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया चेंज करती है। हो सकता है वो साल की फीस बच्चे की डिपॉजिट करा ले उसके बदले, बट कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होगी। पर उसके साथ साथ एडिशनल प्रूफ आपको सब कुछ देने पड़ेंगे। पता चला आपकी क्या कहते हैं, गोलगप्पे की दुकान है, तो दुकान तो है ना, करेंट एग्रीमेंट तो एफएनबी डॉक्यूमेंट बनवा के दो। एफएनबी नहीं बनवा सकते तो एफएसएसएआई डॉक्यूमेंट होता है, वो बनवाओ। उसके साथ साथ सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराओ, 2-3 महीना करंट अकाउंट चलाओ, खाता रनिंग करवाओ। जब आप इतने सारे सपोर्टिंग एविडेंस विद प्रूफ अगर आप यूनिवर्सिटी को दोगे, देखो किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खुलवाना, सेविंग अकाउंट खुलवाना थोड़ा आसान होता है, कहीं भी खुलवा सकते हो। करंट अकाउंट इतने आसानी से सरकारी बैंक नहीं खोलता, और ये चीज जीटी ऑफिसर को पता है, ऐसा नहीं है नहीं पता, ये चीज पता रहती है। और उसके ही साथ साथ आप अगर ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हो, क्योंकि ये हम करवाते हैं, हम तो रेगुलर हर जगह काम कराया करते हैं, बच्चों के डॉक्यूमेंट भी बनवाते हैं, करंट अकाउंट भी करवाते हैं, तो हमें पता है कि ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके बहुत सारी यूनिवर्सिटियां केस निकाल देती है, और ये काम हमें करना है, और ये करते हैं, और ये फाइल को स्ट्रांग बनाता है ना। सिर्फ जीटी निकालना इज नॉट द ओनली एम, आपको एम्बेसी के सामने भी तो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे ना इनकम प्रूफ, वरना वीजा कहां से मिलेगा आपको? कल को एम्बेसी ने आपकी फाइल चेक करे तो उसमें वजन भी तो होना चाहिए। कोई एम्बेसी का जो वीजा ऑफिसर है आपको बुला के आपका इंटरव्यू तो ले नहीं रहा कि दिखाओ तुम्हारे फादर क्या करते हैं, लाओ भैया इनकम क्या है तुम्हारी, वो तो डॉक्यूमेंट देखेगा ना आपका, और डॉक्यूमेंट जेन्युइन होना चाहिए, और वो बोलना चाहिए। डॉक्यूमेंट भी बात करता है अगर वजन होता है उस डॉक्यूमेंट में। तो आपके सबसे पहले जो आपके ऊपर चलते हैं, जब आपने बोला कि बिजनेस इनकम किसी की 40-50 लाख है, भर 7 लाख, हाँ यूनिवर्सिटी में चाहिए 14-15 लाख, हाँ ठीक है, तो वो जो बीच का गैप है, हाँ। वाइफ भी वर्किंग नहीं है, और ऐसे बिजनेसेस वाले क्या करते हैं, ना एफडी होती है, ना स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, कुछ नहीं, कोई लिक्विड एसेट्स नहीं होती, प्रॉपर्टी होती है जो इमूवेबल एसेट, हाँ प्रॉपर्टी होएगी, जमीन होएगी, गोल्ड खरीद लेंगे, लेकिन ये हाँ सब चीजें नहीं होएगी। तो हमें तो लिक्विड फंड चाहिए, वो हम कहाँ से लेके आएंगे? देखो इनके पास क्या है, लिक्विड फंड तो ये कैसे तो भी अरेंज कर लेते हैं, पुराने ना अरेंज करें तो ये लोग कहीं ना कहीं से 1-2 महीने पुराने या 3 महीने पुराने अरेंज करके देते हैं। जितनी बिजनेस की फैमिलियों का मैंने देखा है, वो कहीं ना कहीं से रिसेंट जरूर अरेंज कर देंगे, या फिर बच्चे के नाम पर 6-7 लाख की कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रखते हैं पुराना पैसा, तो पैसा तो अरेंज कर लेते हैं, 20-22 लाख तो अरेंज कर लेते हैं आराम से। बट यही एक फ्लॉ जो इनका आईटीआर का आता है, ये देखो अभी जो बच्चे हैं, जो जिसका काम मैं आज की डेट पे कर रहा हूँ,
तो ये है इनका कि 7 लाख की आईटीआर ही भर सकते हैं इनके पेरेंट्स। बट हाँ, अगले साल का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें ये एक ऑप्शन है कि हमारी जो इनकम है नॉन टैक्सेबल वो 12 लाख तक की होने वाली है। तो उसमें यह है कि इनकी जो खुद की इनकम होगी ये आप खुद की 12 लाख भर सकते हैं। बट तब क्या पता वो क्राइटेरिया 15 लाख हो जाए, यूनिवर्सिटियां 15 लाख मांगने लगे। तो उसके लिए मैं जितने भी फैमिलीज हैं उनको ये बोलूंगा कि थोड़ी आप थोड़ा टैक्स भी भर दें। थोड़ा ही भरा जाता है ऐसा नहीं है, थोड़ा कुछ ना कुछ सीए से बात करें अपना, कुछ ना कुछ ऐसा मतलब मुझे मुझे इतनी देखो आईटीआर की इतनी नॉलेज नहीं है, सीए तो नहीं हूं मैं, बट हाँ सीए से कोई संपर्क करें जिसमें आपकी आईटीआर थोड़ी बढ़ चढ़ के बढ़ सके। थोड़ा टैक्स भी अगर दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कल को वो बच्चे के लिए। और ये एक ही बार की बात है, आपका बच्चा चले जाए उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, अगले साल मत भरिए, अगले साल कम की भर लीजिएगा। जैसे हमारी पिछली जो हमारी जो सीरीज थी जिसमें हमने बात की थी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब, उसमें हमने बोला था कि ग्रॉस इनकम देखते हैं। हाँ, तो इसमें भी बिजनेस इनकम में भी हम ग्रॉस देखते हैं। नहीं इसमें तो जो मेन आईटीआर का जो पेज होता है ना, पहला पेज, उस पे जो टोटल इनकम मेंशन होती है वही देखते हैं, या फिर उसकी कंपटीशन में जो टोटल इनकम होती है वही देखते हैं। इसमें भी जैसे रेवेन्यू होता है, फिर उसके बाद आपकी हाँ हाँ, इसमें भी बैलेंस शीट जाती है, उसके बाद जो नेट आती है तो आप वो नेट ही कैलकुलेट करते हैं। नेट कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी अगर मान लो आपकी कोई फर्म है जिसकी बैलेंस शीट है, तो वो जैसे एग्जांपल लो कि कई लोग के ऐसा भी होता है, प्रोपराइटरशिप भी होती है और कई प्राइवेट लिमिटेड में ही चल रही होती है। तो कई कई जगह दोनों बैलेंस शीट भी चाहिए होती है। कई कई प्राइवेट लिमिटेड की आपका अगर बिजनेस इस चीज को सपोर्ट करता है जिसमें बैलेंस शीट चाहिए तो बैलेंस शीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और मैं आपको आज बोल रहा हूं ये सब डॉक्यूमेंट आपकी फाइल को मजबूत बनाते हैं। मतलब आपका एजेंट अगर आपसे डॉक्यूमेंट नहीं डिमांड कर रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है ये डॉक्यूमेंट, आप अगर आपके पास हैं या फिर आप बनवा सकते हो तो ये भले ही करंट ईयर की बनवाओ, पर ये सब डॉक्यूमेंट दो। अगर ये डॉक्यूमेंट दोगे तो आपका, मैं आपको बोलता हूँ ना, ये जीटी या जीएस क्या है, सबका इसका पहला वर्ड ही जेन्युइन है। जेन्युइन जितनी चीजें आपके पास है जिसकी वेरिफिकेशन एम्बेसी कर सकती है, जिसके चक्कर में आपको आपकी फाइल स्ट्रांग बन सकती है, कागज आप लगा सकते हो, जितने कागज एक बिजनेस मैन लगा सकता है उतने लगाए। जितने पुराने बिजनेस प्रूफ उसके पास है वो लगाए, सेल परचेज के पुराने बिल लगाए। एक हमारे रिसेंट एक केस था, वो हॉस्पिटल में सामान पहुंचाता था बंदा, उसके बाद कोई प्रूफ नहीं था, पर जिस हॉस्पिटल से वो सामान पहुंचाता उसके एग्रीमेंट पड़े हुए थे पुराने 2017-18 के। तो हमने एग्रीमेंट लगाया, उसकी पेमेंट उसके अकाउंट में आती थी, उसके बिल पड़े थे बैंक वाले, तो वो हमने बिल की ट्रांजेक्शन लगाई, तो उससे प्रूव हुआ कि ये बिजनेस पुराना है। अब देखो हमें नहीं पता कि वो चीज बाद में वीजा ऑफिसर चेक करेगा नहीं करेगा, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग एन एजेंट तो यही है कि हम जितने ज्यादा सपोर्टिंग एविडेंस दे सके हम दें, और वो हम देते भी। ठीक है, चलो ये तो हो गई फंड्स की बात, हमने फंड्स में इनकम की बात हो गई कि हम कितनी आईटीआर चाहिए, किसी कम है तो वो इंस्टेंट फंड चाहिए 3 मंथ, यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है। हाँ जी, हाँ जी। फंड्स के अलावा डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका एग्रीकल्चर में हो गया जमाबंदी होगी, जे फॉर्म हो गए, फॉर्म 16 सैलरीज में हो गया, बिजनेस में भी कोई ऐसे फॉर्म्स वगैरह मैंडेटरी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है? बिजनेस में जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है वो करंट अकाउंट होता है आपका। करंट देखो आईटीआर तो है ही, आईटीआर तो चलो वो तो सबके लिए है यार, आईटीआर तो एग्रीकल्चर के लिए भी है या फिर सैलरीड के लिए भी है। किसी का कोई इनकम नहीं आ रही, रेंटल इनकम भी आ रही तो उसके लिए भी आईटीआर मैंडेटरी है। बट एक अगर बिजनेस कोई रन कर रहा है तो इट इज मैंडेटरी टू हैव अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अगर उसके फर्म का नहीं होगा तो वो बिजनेस ही किसी काम का नहीं। मैं कह रहा हूं अगर आपका कोई छोटा सा भी काम है, मतलब एक छोटी आप, मतलब मैं नहीं बोलता कि कल को मैं रेडी वाले का करंट अकाउंट खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज उनके पास कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं होता, बट आप घर पे वो चीज रजिस्टर करा लो यार अपने, जिस घर पे आप रह रहे हो। मैं कहता हूँ कोई आपकी दुकान ऐसी है जो जहां पे आप नहीं क्या कहते हैं नहीं कर सकते, आप किसी पार्क साइड पे रेडी लगाते हो, मैं मान सकता हूँ उसकी भी इनकम वाला आजकल एक साल की 6-8 लाख रुपए कमा रहा होता है बंदा वहां पे भी। बट आप रह तो किसी घर पे रहोगे ना, अपने छत पे रह रहोगे ना, छत तो होगी आप, उस पे रजिस्ट्रेशन करा लो, ये भी पॉसिबल है, आप चाहो तो कर सकते हो। अगर ये डॉक्यूमेंट भी आप लेटर ऑन अपने बच्चों के लिए सपोर्टिंग एविडेंस में लगाओगे तो एक्सेप्टेबल है। देखो कोई एम्बेसी का वीजा ऑफिसर गूगल चेक ही कर सकता है ना कि भैया कहां पे इसकी दुकान है, तो वो आपके घर पे रजिस्टर होगी तो घर पे दिखेगी। कम से कम सपोर्टिंग एविडेंस होंगे, कोई चेक करने नहीं आ रहा कि भाई आपकी दुकान घर के बाहर है या फिर किसी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर किसी मेन मार्केट में आप इसमें क्या कहते हैं कोई भी स्मॉल बिजनेस चला रहे हो। बट जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ बोलेंगे, जो करंट अकाउंट बोलेगा आपका, जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ट्रांजेक्शन बोलेंगी, वही एक प्रूफ होता है। और वो लोग जो मैंने बनवाए हुए ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट यार,
मेरे एक बंदा था वो उसका था वो उसका लकड़ा काम करता था, मैंने उसके घर पे चीजें करवा रखी सारी, घर पे बोर्ड लगा हुआ उसके, और बोर्ड लगाना कौन सी खुद का घर है या फिर रेंट पे भी आप बोर्ड तो लगा ही सकते हो। ये सब चीजें बनाओ और आगे बढ़ो। और ये जागरूक होने की बात है सारे बच्चों के लिए कि उनके पेरेंट्स के लिए कि लेटर ऑन अगर आप अपने बच्चों को किसी भी कंट्री भेजना चाहते हो, कल को क्या पता कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया डिमांड कर रही दूसरी कंट्री डिमांड करने लगी, तो आपका फर्ज बनता है कि आज से ये चीजें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो। कई बच्चों के पेरेंट्स जिनके बच्चे 10th में होंगे ना, तब भी वो ये देख के डॉक्यूमेंट जो जिनको करना होगा वो आज ही शुरू कर देंगे, और जिसको नहीं करना होता ना उनका बच्चा 2025 पास आउट भी होगा वो आज की डेट पे भी नहीं करते। ये मेरे पास ये ऐसे एग्जाम्पल भी बैठे हुए। तो आखिर तक आपको मतलब बैठने की जरूरत नहीं है, जिनकी प्लानिंग है वो पहले ही अपना ये तैयारी कर कर चले। हाँ करते हैं भाई, हमारी वीडियोस बनाने का मकसद भी हमारा यही है। मेन, हाँ हमारा मकसद यही है कि हम जागरूक करके एडवांस में बच्चों को ये करें कि लेटर ऑन परेशानी से बचने से पहले हाँ जी, कि जितनी जल्दी कर सके ये करें। क्योंकि पहले के बच्चे अलग थे, जो पेरेंट्स ने बोल दिया वो कर दिया। हाँ आजकल बच्चों को बचपन से होता है कि हमने बाहर जाना है या मैंने कुछ बनना है, तो वो हाँ बनते हैं। हम खुद बोलते हैं पैशन को फॉलो करो। हाँ 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 सही तो बात कह रहे वो हैं। चीज होती है। तो आपके फंड्स हो गए और आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए, एंड एनीथिंग एल्स जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायर है? बिजनेस डॉक्यूमेंट में बस यही है कि भाई अब देखो ये वाला साल तो निकल ही गया, हाँ जी, हाँ जी। तो यार चले जाएगा थोड़े दिनों बाद, अब 6 महीने के अंदर तो दूसरे आईटीआर का टाइम आ जाएगा तब। बस ये दिक्कत है कि देखो जो रिसेंट अब आज की डेट में बात करता हूँ कि 6 महीने लोग आते मेरे पास, अब कई लोग क्या हमने बड़े लड़के को भेजा हुआ तो छोटे लड़के के लिए आ जाते हैं। आज ही वो बिजनेस फैमिली वाले भी की बात कर रहा हूँ, थोड़े दिनों पहले विजिट करके गए, तो जो बोल रहे सर छोटे बड़े वाले को 22 में भेजा था 2022 में, तब तो आपने डॉक्यूमेंट ही नहीं मांगे, आज आप मुझसे छड़ी दे रहे हो एडी बनवा लो वो बनवा लो। 1 साल पहले मैंने कॉल की तब भी आपने परेशान किया मुझको। मैंने कहा भैया हालात चेंज हो चुके हैं, पहले डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते थे तो हम डॉक्यूमेंट नहीं मांगते थे, अब डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं तो हम उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अपने बच्चे के करियर के लिए हम आज जागरूक नहीं होंगे ना तो कल को लेटर ऑन जो चीजें वो प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा वो ना मैं होऊंगा वो आप होगे। सफर स्टूडेंट को करना है, आपके बच्चे को सफर करना है तो जागरूक भी आपको ही होना है। तो ये वीडियो थी उनके लिए जिनके पेरेंट्स बिजनेस बैकग्राउंड के हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारा पेज सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा कि उसका रिवर्ट कर सकूं। मोर ओवर ये जरूर मेंशन करें कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट।